अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। नाजरीन, बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो बड़ी एक तब्दीली आई है, इसके बाद क्या गेम बाकी है। कहीं ना कहीं पर जो है वो जजेस की तरफ से कोई ना कोई सरप्राइज आ सकता है, क्योंकि एक तरफ तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उन्होंने अब सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं और उन्होंने तमाम कंट्रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर संभाल लिया है। जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ज़रूर हैं, लेकिन जो बाकी मामलात हैं और जो आईनी मुकदमात हैं वो उस हवाले से, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर भी शामिल कर लिया गया है। अब ये जो दो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वसीम मलिक, जाहिर है अब जब सारी गेम वाजे हो चुकी है, सारे पत्ते शो हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं से कोई सरप्राइज आ सकता है, या हम कह लें कि कहीं ना कहीं से कोई इस तरह की बात हो सकती है कि दोनों जजेस सरप्राइज दें या हर्डल्स बार बार क्रिएट करते रहें। अच्छा, जो आपका सवाल है ना, उसका जवाब एक चीज़ से मिलता है कि कल हुआ क्या है, उस चीज़ को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। बज़ाहिर तो ये चीज़ अब वाज़े हो चुकी है कि वफाकी हुकूमत और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर संभाल लिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि सहूलतकारी करते रहे हैं माजी में इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की, उनके जो जुडिशल आउटकम्स थे वो उन्हें देते रहे हैं, उनके जो अदालती फ़ैसले थे वो इस बात की अक्कास हैं। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और आइनी बेंच के सरबराह हैं। वजह मैं उसकी आपको बता देता हूँ। जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, अब इसके पीछे वजह क्या है वो उस बात का तयन अभी होना है कि एक शख्स जिसको चीफ जस्टिस बनाया गया उसने इनकार नहीं किया, वो चीफ जस्टिस बन गया, जिसका नाम याह्या अफरीदी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो हल्फ लेता है। हल्फ लेने के बाद अब जो आइनी बेंच बनता है, उस आइनी बेंच में भी याह्या अफरीदी साहब शामिल नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में याह्या अफरीदी साहब शामिल हैं, तो वहाँ अमीनुद्दीन साहब शामिल हैं, और जो आइनी बेंचेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वहाँ याह्या अफरीदी साहब शामिल नहीं है। तो जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं वो जहाँ आइनी मामलात देखेंगे वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाकी मामलात भी देखेंगे। तो अब इतना कमज़ोर तरीन ओहदा जस्टिस याह्या अफरीदी ने क्यों लिया? बिल्कुल, उस पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सहूलतकारी थी? और अगर ये सहूलतकारी थी तो उन्हें बदले में क्या मिला? एक तो वो एक बेख्तियार चीफ जस्टिस हुए, और दूसरा वो अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल कम भी कर गए चीफ जस्टिस बन के। अगर ये सहूलतकारी नहीं तो ये सरेंडर था, और अगर ये सरेंडर था तो भी वो एक बेख्तियार चीफ जस्टिस हैं और वो 3 साल अपना टेन्योर भी कम कर गए हैं। मतलब बदले में मिला कुछ नहीं है, नहीं मिला। तो इस चीज का तयन करना है कि जैसे याह्या अफरीदी क्या सोच रहे हैं। काजी फायजीसा ने सहूलतकारी की, काजी फायजीसा की सहूलतकारी के पीछे वजूहात थी। एक तो वो शख्स जो है कीना, बुग्ज, अनाद एक सियासी जमात और उसके लीडर के खिलाफ इस हद तक पहुंच चुका था कि जो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के आला अहदेदार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में समझते हैं, वो काजी फायजीसा साहब समझते थे। उन्होंने पहले वो काम किया, फिर उन्हें एक लॉलीपॉप दिया गया आईनी अदालत का और एक्सटेंशन का। बिल्कुल, उन्होंने तो उस लॉलीपॉप में अपना जो 1 साल था वो गुजारा। लेकिन याह्या अफरीदी साहब जो है उन्हें कोई लॉलीपॉप अब बज़ाहिर क्या दिया गया है? कोई वो आईनी तरमीम आएगी, इन्हें तायात चीफ जस्टिस लगा देंगे। वज़ीर आज़म का जो टाइम स्पैन है वो 5 साल है। अब आपने आर्मी चीफ को भी अगर वो चाहे, जब तक वो चाहे आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। आपने आइन के जो आर्मी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट की है, उसमें जो आपने 8C में अमेंडमेंट की है वो इंतहाई खौफनाक कि आपने आर्मी चीफ के लिए उम्र की जो हद है वो ख़त्म कर दी है। उसमें एक्सटेंशन और री अपॉइंटमेंट का जिक्र भी है। अब वो 5 साल के लिए रहेगा। पहले वो 29 नवंबर 2025 को रिटायर होना था, अब वो 29 नवंबर 2027 को रिटायर होंगे। उसके बाद भी आप अगर चाहेंगे तो आप उन्हें एक्सटेंशन दे सकते हैं, और फिर तीसरी टर्म के लिए भी एक्सटेंशन, चौथी टर्म के लिए भी एक्सटेंशन, मतलब री अपॉइंट होंगे, उसके बाद एक्सटेंशन भी हो सकेगी। तो वहीं पर याह्या अफरीदी साहब के तो अभी भी 3 साल हैं, उन्होंने 3 साल के बाद रिटायर हो जाना है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस बात का तयन होना है कि सारे इस सिनेरियो में याह्या अफरीदी के हाथ क्या आया है। और दूसरी अहम तरीन बात वो ये है कि आपने पूछा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का एक फैसला है 31 अक्टूबर का, वो भी फैसला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अमेंडमेंट हुई, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया ना। लेकिन 31 अक्टूबर को तो वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी,
उस फैसले का आप क्या करेंगे? जस्टिस याहिया अफरीदी अगर उस फैसले के साथ खड़ा होना चाहते तो वो पहले हो जाते, वो उसी वक्त फुल कोर्ट बना देते और 26वीं आईनी तरमीम लग जाती। और लग जाती। और देखिए, अगर 4 नवंबर को ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बैठ जाता तो 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास और आईनी बेंच नहीं बनने थे। नहीं बनने, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, तो इसका ये मतलब है कि उन दोनों जजेस के साथ चीफ जस्टिस भी नहीं है। ये जो कल एक कहानी सामने आ रही थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इतराज़ किया। उन्होंने देखा कि कमीशन में, जुडिशल कमीशन में अक्सरियत उनकी है, हुकूमत अपनी मर्जी का जो जब जज बना रही है, तो मैं भी अपना नाम शहीदों में लिखवा लूँ। मैं इन 2 जजेस के साथ एक और लॉलीपॉप ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है कि मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊँ। जब उनका चीफ जस्टिस जो है, वो जो एक ऐसा चीफ जस्टिस जो बेख्तियार है, वो भी उन 2 सीनियर जजेस के साथ नहीं है, तो फिर वो 2 सीनियर जजेस और मजीद सुप्रीम कोर्ट के 4 से 5 जजेस, उनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, अब ये सरप्राइज वाली बात तो बहुत पीछे रह गई है। ये हकीकत है कि कल जुडिशरी को फतह कर लिया गया है। आपको याद होगा ना कि इससे कबल भी ऑपरेशन रद्दुल फसाद था, फिर ऑपरेशन रद्दुल पार्लिमान था, फिर अब ऑपरेशन रद्दुल अदलिया जो है वो मुकम्मल हो चुका है बड़ी कामयाबी से। झंडे गाड़े जा चुके हैं फतह के। तो उसके बाद ये 2 सीनियर जज और बाकी 3 से 4 इनके साथ जो जजेस हैं वो क्या करेंगे? अगर तो वो खामोश रहते हैं तो वो भी सरेंडर कर गए। बिल्कुल ऐसी है। या फिर वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? रिजाइन कर सकते हैं। अब वो रिजाइन करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है कि सिस्टम के अंदर रहकर आपने किरदार अदा करना है, रिजाइन नहीं करना। लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर ही रहेंगे तो आपके तो कोई फैसले नहीं होंगे। आप तलाकों के केसेस के, टैक्स के, रेंटल, अब ये अपीलें बैठ के सुनेंगे, तो फिर आपका फैसला भी है। या तो आप चलें, ये आप पहले के पंगे ना लेते, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास ना बुलाते, 12 जुलाई का फैसला ना देते, और फिर इन 2 जजेस के ऊपर सबसे बड़ा जो इस वक्त होने से वो 12 जुलाई के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना। तो इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है, वो जो एक तौहीन अदालत की दरखास्त थी, इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं कि जी कोई तौहीन अदालत नहीं है, हम फैसले पर अमल दरामद भी नहीं करेंगे। अब तो वैसे भी अमीनुद्दीन खान साहब आ गए, अमीनुद्दीन खान, लेकिन वो फैसले पर अमल दरामद करवाना, चाहे रिव्यू में फैसला अंडू हो जाए, लेकिन पहले अमल दरामद करवाना, वो तो एक रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसको तो बहाल होना चाहिए था। तो अभी सारे सिनेरियो में इन 2 जजेस के ऊपर बैगेज इस तरह से ज्यादा है कि या तो आप पहले ये सब ना करते, अगर आपने किया फिर आपको एटलीस्ट इस बात पे एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहिए, आपको बैठ के कोई खतो किताबत करनी चाहिए, आपको बैठ के कोई अपनी तरफ से कोई फुल कोर्ट का इजलास, व्हाटएवर आप जो समझते हैं। लेकिन आप 31 जुलाई के उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले की लाश को दफन कहाँ करेंगे? आपका एक फैसला है, आप सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान क्या बनेगा? वरना वफाकी हुकूमत, अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह बन गए, बहुत उस पर बात हो सकती है। बात इस तरह से हो सकती है कि एक शख्स जिसकी प्रोफाइल में आज तक लिखा हुआ है कि वो सिविल कानून का माहिर जज है, आपने उसे आईनी अदालत का सरबराह बना दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हें एलिवेट किया गया, वजह सिविल नोयत के मुकदमात थे, उनकी भरमार थी। सीनियरिटी में 5वें नंबर पर लाया गया, यही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो नहीं, लेकिन यही बार काउंसिल जो उस वक्त आजम नज़ीर तार और एहसन भून की बात थी, यही जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री पर मातम करने वाले थे, एहतजाज करने वाले थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वालों में शामिल थे कि आपने सीनियरिटी में 5वें नंबर के एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया। मरहूम जस्टिस वकार सेठ, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने 2020 12 जून को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती को चैलेंज कर रखा है। वो दरखास्त आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा। फिर सुप्रीम कोर्ट का तीनों सीनियर जजेस जो हैं वो जस्टिस अमीन को वोट नहीं कर रहे, जस्टिस अमीन खुद को वोट, वो एक पूरी एक अलग डिबेट है, बहुत बात हो सकती है। लेकिन अगेन, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर खामोश हो जाते हैं तो वो भी उस जुर्म में बराबर के शरीक है। फिर वो सहूलतकारी तो नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह सकते सहूलतकारी, उन्होंने हर मुमकिन इकदाम किया। लेकिन अगर जस्टिस मंसूर 3-4 साल उनके हैं, 3 साल, जस्टिस मुनीब के मैक्सिमम 4.5 साल होंगे, तो वो इसी तरह सरेंडर करके नौकरी बचाएंगे या कोई और इकदाम लेंगे, ये अब उनके ऊपर मुनहसर है। ठीक है, वसीम मलिक एंड पे ये बताएं कि अब ये जो वकला तहरीक का भी हमने गुज़िश्ता रोज़ 2-3 रोज़ पहले नारा सुना था कि नहीं छड़ांगे, उस हवाले से जो एक वकला तहरीक है, कितनी हद तक हर्डल्स क्रिएट कर सकती है इस सारे सिनेरियो के अंदर? वकला तहरीक तो मुनीर मलिक साहब कहते हैं जारी है, हामिद खान साहब कहते हैं जारी है, नजर नहीं आ रही, सोशल मीडिया पे तो जारी है, बयानात की हद तक तो जारी है। तो वो जो जारी वकला तहरीक है, उसने अब तक कोई हर्डल क्रिएट की है तो आगे भी नहीं करेगी।
बहुत शुक्रिया जी। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है। उस हवाले से अब देखना होगा कि ये जो दो जजेस हैं ये अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर भी रहेंगे तो सिस्टम के अंदर रहकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे इख्तियारात जो हैं वो आईनी बेंच के पास चले गए हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास चले गए हैं। इससे जुड़ी मजीद जो भी तफसीलात होंगी शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।